कल की कक्षा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, और फटाफट अविलंब बताइए, क्योंकि आज बहुत सारे सिलेबस हैं, बहुत कुछ हम लोगों को कवर करना है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जय जय श्रीमन नारायण। हम लोग आज 12वां दिन, 13वां दिन और 14वां दिन 3 कक्षाएं पढ़ेंगे। तो 12वें दिन में आते हैं सीधा पेज नंबर 90। आप सब लोग देखिए, उसमें सूचना सबको दी गई है, सब लोग आ जाएं। व्यक्तिगत रूप से भी आप लोग जिनको जानते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी मैसेज कर दीजिए, एसएमएस कर दीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ताकि लोग शीघ्र जुड़ जाएं। तो अब 12 भावों का विचार करने के लिए हमको उनके नाम पता होने चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। नाम का जो प्रयोजन है, कई सारा प्रयोजन है। पहला प्रयोजन तो यह है कि यदि आप शास्त्र से पढ़ना शुरू करेंगे, अभी जैसे इसमें लिखा था, एक नियम था कि इसको पढ़ने के बाद आप बृहद पाराशर सारावली आदि ग्रंथों का अध्ययन करें, ऐसा लिखा था, है ना, पीछे लिखा है यह नियम। तो जब आप फलित राजन पढ़ने के बाद कोई शास्त्रीय ग्रंथ उठाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहां श्लोकबद्ध होगा सारा। शास्त्र तो श्लोकबद्ध है, श्लोकों में क्या है कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब केवल एक ही शब्द रहे तो छंदोभंग जैसी दिक्कतें उत्पन्न होंगी। वहां छंद बनाना है, पूरे नियम से बनाना है, तो इस वजह से एक शब्द के एक कई नाम रखने पड़ते हैं एक भाव के। तो जो नाम हैं प्रचलित प्रसिद्ध है, उन सबको तो जानना आवश्यक है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि किस भाव की बात हो रही है, इस शब्द का क्या अर्थ है, उतने में ही घूमते रह जाएंगे। इसलिए भावों का नाम पता होना चाहिए। 12 भाव है, उन 12 भावों के कई कई सारे नाम हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम और प्रसिद्ध नाम हम लोग अभी देखेंगे, पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। और वो समझने के लिए मैंने सरलता के लिए उसको ऐसा प्रस्तुत किया है कि भाव में ही भावों के नाम लिख दिए, ताकि सरलता से बात समझ में आ जाए। जैसे पहले भाव को ही लग्न भी कहते हैं, तनु भी कहते हैं, प्रथम भाव भी कहते हैं, वपु भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं और कल्प भी कहते हैं। ये सारे नाम पहले भाव के हैं। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए कम से कम, कि हाँ भाई ये इसी का नाम है। और नहीं तो ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ लिखा है, तो पेज नंबर भी खोल के आप देख सकते हैं पुस्तक सामने रहने पर। इसी प्रकार दूसरे भाव को द्वितीय भाव तो कहते ही हैं, धन और कुटुंब भी कहते हैं। इसी प्रकार से तृतीय भाव को तृतीय भाव के अलावा सहज कहते हैं, सहोदर कहते हैं, पराक्रम कहते हैं, विक्रम कहते हैं और दुश्चित्य भी कहते हैं। चतुर्थ भाव को सुहृद, बंधु, सुख, गृह, हिबुक, अंबु और वेश्म, ये सब कुछ, ये सारे नाम चतुर्थ भाव के हैं। इसी प्रकार से पंचम भाव को विद्या, पुत्र और प्रतिभा भी कहते हैं। षष्ठ भाव को रिपु, शत्रु, रोग या क्षत, ये सब कहते हैं। सप्तम भाव को पत्नी या दारा, काम, द्यून, जामित्र और अस्त, ये सभी सप्तम भाव के नाम हैं। अष्टम भाव के लिए रंध्र, मृत्यु, आयु, ये सभी अष्टम भाव के नाम हैं। नवम भाव के नाम है धर्म, भाग्य, तप, शुभ, गुरु, ये सभी नवम भाव के नाम हैं। कर्म, आज्ञा, आस्पद, ये अभी तो बंद हो गया अपने आप, मैं दोबारा चालू किया रिकॉर्डिंग। पुराना कुछ दूर तक हुआ होगा, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा है, और कुछ चीजें होंगी उनको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तो कहां पर थे हम लोग? दृष्टांत में बता रहा था कि एक राशि में 3 दृष्टांत होते हैं। प्रथम दृष्टांत 1 डिग्री से 10 डिग्री, द्वितीय दृष्टांत 11 से 20 डिग्री, तृतीय दृष्टांत 21 से 30 डिग्री। एक राशि में 3 दृष्टांत होते हैं, एक दृष्टांत बराबर 10 डिग्री। ठीक है, ये बात बता रहा था। उदाहरण कुंडली जो हम लोग वृश्चिक लग्न वाला लेकर के चल रहे हैं, उसमें आप लोगों ने बताया है कि प्रथम दृष्टांत में इस जातक का जन्म हुआ है। तो एक दूसरा हम लोग राजीव गांधी का एक और उदाहरण लिए थे ना कल,
उनको देखकर बताइए कि भाई उनका किस देश कांड में जन्म हुआ है। शाबाश। ये बात किसको समझ में नहीं आई है वो हाथ उठाए, मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, प्रवीण जी क्या बोल रहे हैं, बताइए, जोर से बोलिए। नहीं सुन पाए, आपकी आवाज कट जाती है आप बोलते हैं तो। थे नहीं सुन पाए हैं, अच्छा। हाँ, अभी दोबारा से रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। 1 डिग्री से 10 डिग्री के बीच यदि लग्न होता है तो प्रथम देश कांड। लग्न यदि 11 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच होता है तो द्वितीय देश कांड। और 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है तो तृतीय देश कांड होता है। राजीव गांधी का जन्म देखिए, लग्न लग्न स्पष्ट कितना डिग्री है। द्वितीय देश कांड। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। सूरज जी समझ में आ गया, गणेश जी समझ में आ गया आप लोगों को? जी समझ में आ गया। 14 डिग्री है तो सेकंड। हाँ, बस 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 समझ में आ गया सबको। तो द्वितीय देश कांड में जन्म है। अब ये आप लोग समझ गए। इसमें एक थोड़ी सी गंभीर वाली बात है, उसको भी आपको बता देता हूँ, जिसमें अच्छे अच्छे पंडित छप जाते हैं, तो वो भी आपको बता देता हूँ। क्या होता है, लिखा है 10 डिग्री 14 मिनट, तो भी मान लेते हैं क्या प्रथम देश कांड में जन्म है। जब 10 डिग्री को क्रॉस कर गया, एक कला भी यदि क्रॉस कर गया, 1 मिनट भी यदि क्रॉस कर गया, तो उसको 11 में मानना पड़ेगा ना। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए जी जी। 10 डिग्री 10 मिनट 10 होगा तो 11 हो जाएगा। हाँ, 10 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, अथवा संस्कृत में बोले तो 10 अंश 0 कला 0 विकला रहेगा, तब तक तो प्रथम देश कांड मानेंगे। लेकिन 10 अंश के बाद यदि एक कला भी हो गया, एक कला तो छोड़िए, एक विकला भी हो गया, तो भी हमको दूसरे देश कांड में मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से 20वें अंश में भी है। 20 0 0 तक तो ठीक है, उसको हम लोग 20 0 0 तक मानेंगे द्वितीय देश कांड में। लेकिन 20 के बाद, 20 अंश के बाद एक विकला भी हो गया तो उसको तीसरे देश कांड में मानना होगा। बात सबको समझ में आ गई जी? ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर अंगों का विभाग देखना है। अंगों का विभाग भी बहुत सरलता से आप लोग समझ जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। क्या करना है, पहले प्रथम देश कांड का स्वरूप जान लीजिए कि प्रथम देश कांड में जन्म है तो किस भाव से किस अंग का विचार करना है, इसको पहले जान लीजिए। यदि प्रथम देश कांड में जन्म होगा तो लग्न को मुख मानेंगे, पहले घर को मुख मानेंगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? जी गुरु जी, ये कौन सा पेज है गुरु जी? पेज नंबर 93। जी साधुवाद। समझ में आ रही है कि नहीं बात? जी आ रही है। ये आस पास में क्या क्या पता नहीं काम कर रहे हैं, इतना शोर हो रहा है। हाँ, तो बात समझ में आ रही है। प्रथम देश कांड में यदि जन्म हुआ है, यानी 10 डिग्री के अंदर अंदर, लग्न यदि 10 के अंदर अंदर है, तो लग्न से मुख का विचार करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, आगे बढ़ेंगे, दोनों साइड से आगे बढ़ेंगे। एक भाव लेंगे लग्न के आगे से, एक भाव लेंगे लग्न के पीछे से। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो कौन सा भाव मिलेगा? दूसरा भाव मिलेगा। लग्न के आगे मुख मिलेगा क्या? भाव कौन सा मिलेगा? दूसरा भाव। और पीछे जाएंगे तो 12वां। तो दूसरे और 12वें भाव से नेत्र का विचार करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब दो भाव लेना है, एक आगे की ओर बढ़ के, एक पीछे की ओर बढ़ के। अब दूसरे से आगे बढ़ के कौन सा भाव मिला? तीसरा। और इधर 3 और 11 भाव से कान का विचार करेंगे। फिर आगे बढ़िए, कौन कौन से भाव मिले? 4 और 10। चतुर्थ और दसम भाव से नाक का विचार करेंगे। आई बात समझ में? फिर आगे बढ़िए,
कौन से भाव मिले? 5 और 9। पंचम और नवम भाव से कपोल का विचार करेंगे। कपोल मतलब गाल। कपोल का विचार करेंगे। दरअसल गाल भी नहीं है, आंख के नीचे का जो भाग होता है ना, जहां पर वो महिलाएं वो लगाती हैं, लाल वाला जो होता है, पता नहीं क्या होता है वो, उसको कपोल कहा जाता है। आंख के नीचे जो उभरा हुआ भाग है गाल का, जहां पर लालिमा लगाई जाती है, उसको कपोल कहते हैं। ठीक, तो कपोल का विचार करेंगे। फिर कौन सा भाव मिला आगे? षष्ठ और अष्टम। इन दोनों भावों से दाढ़ी का विचार करेंगे। फिर कौन सा भाव बचा? कौन सा भाव बच गया? सातवां भाव। सप्तम भाव से मुख का विचार करेंगे। सप्तम भाव से मुख का विचार करेंगे। लग्न और सप्तम दोनों से मुख का विचार करेंगे। ठीक है, जब प्रथम दशकांड में जन्म होगा तब। दूसरे दशकांड में जन्म होगा तब क्या करेंगे, उसको फिर आगे से बता रहे हैं, दोबारा से बता रहे हैं। अब यहाँ एक बात जो यहाँ नहीं लिखी हुई है, उस बात को मैं अपनी ओर से आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो कॉल करके बता देता हूं। यहाँ पर दो दो भाव लिया गया है। नेत्र का विचार द्वितीय से भी द्वादश से भी। क्यों दो भाव ले लिए? कोई बता सकता है कि दो भाव क्यों ले लिए? इतनी कल्पना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि दो भाव क्यों ले लिया। जी गुरुजी, आपका प्रश्न नहीं समझे, कृपया प्रश्न बताइए। नेत्र का विचार करने के लिए कहा ना कि द्वितीय और द्वादश भाव से नेत्र का विचार करना है। दाएं बाएं दो नेत्र है गुरुजी। हाँ, तो किस किस भाव से कौन सा विचार करें? दूसरे भाव से बायां कि दूसरे भाव से दायां? दूसरे भाव से दायां और 12वें भाव से बायां। ये तो आपने याद किया है ना, इसका कारण क्या है? कांच में मुंह देखते तो गुरुजी दायां वाला बाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक इसका और स्कीम है, वो स्कीम मैं आपको बताता हूँ। जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अभी आई। अब मैं नजर आ रहा हूँ ना? जी, अब मेरी आवाज भी सुनाई देगी। ये कुंडली है जातक की। ये कुंडली जातक का मुख है, वो समझ लीजिए कि वो जातक का चित्र ही है, फोटो ही है। अब इसको मैं ऐसे रख लिया इस प्रकार से, तो दूसरा भाव यहाँ पर है। देखिए, ये दूसरा भाव है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? दिखाई पड़ा कि नहीं? सर थोड़ा सा ऊपर उठाइए। हाँ, तो नीचे आ गया। ये दूसरा भाव है, ये 12वां भाव है। यहाँ पर, यहाँ 12वां भाव है। ये मेरा राइट हैंड है। अब देखिए, दूसरा भाव मेरी राइट हैंड की तरफ है और 12वां भाव लेफ्ट हैंड की तरफ। आई बात समझ में? कुंडली को उठाकर ऐसा रखिए कि सामने वाले व्यक्ति कुंडली देखे, अपने चेहरे के पास लगा लीजिए, सामने वाले व्यक्ति देखे, सामने से देखिए। हाँ, अगर आप कुंडली को ऐसे ना रख के अगर अपने सामने वैसे रख के जैसे पढ़ रहे हैं, हाँ, फिर तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, उल्टा हो जाएगा। पर वो चित्र तो ऐसा है ना उस व्यक्ति का, इस प्रकार से उसका अंतर्विभाग होता है। ओके, ठीक। व्यक्ति हमारे, हाँ, तो वो व्यक्ति हमारे सामने ऐसे ऐसे बैठेगा सामने, बिल्कुल इस तरह के तरीके से। हमने उसको ऐसे रखा हुआ है तो उसका चित्रण बदल गया है, ऐनक की तरह, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया। तो इसी प्रकार से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी हो गया तो आप ऐसे सामने चित्र रख करके समझ सकते हैं। और जैसे दो कान, कान के लिए कहा तीसरा भाव और 11वां भाव,
तो आप इसका निराकरण कर सकते हैं। और याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि आपके बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर जो भाव हैं, अपोजिट विचार करना है। लेफ्ट हैंड की ओर जो है उनसे राइट वाले अंगों का, दाहिने अंगों का, और दाहिने हाथ की ओर जो है, राइट हैंड की ओर जो भाव है उनसे बाएं अंगों का। इस प्रकार से आप उनका वर्गीकरण भी मतलब कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि उल्टा विचार करना है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे जिसको समझ में आए वैसे वो व्यक्ति प्रयोग करे, अपने को तो सीखने सिखाने से मतलब है। तो कहाँ चल रहे थे हम लोग? अब दूसरे उसका देख लीजिए फटाफट, है ना। दूसरे का देख लीजिए। दूसरे देशकांड में जन्म हो तो लग्न को कंठ, दूसरे देशकांड में जन्म हो तो लग्न को कंठ, और द्वितीय और द्वादश भाव को कंधा, तृतीय और एकादश भाव को बाहु, चतुर्थ और दशम भावों को पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल, और पंचम नवम भावों को हृदय, षष्ठ और अष्टम भावों को पेट, सप्तम भाव को नाभि, ऐसा कल्पित करना चाहिए और फल कहना चाहिए। फिर जन्म के समय यदि तीसरा देशकांड हो तब तब लग्न को बस्ती मानेंगे, लग्न को बस्ती मानेंगे, हाँ। द्वितीय और द्वादश भाव को लिंग और गुदा मानेंगे, चतुर्थ और दशम भावों को जंघा मानेंगे, 3 और 11 तृतीय और एकादश भावों को वृषण मानेंगे, पंचम और नवम भावों को घुटने मानेंगे, षष्ठ और अष्टम भावों को पिंडलियां मानेंगे, सप्तम भावों को पैर मानेंगे। इस प्रकार से विचार करेंगे। अब इसका करना क्या है विचार करके, उसके लिए अंतिम लाइन लिख रहे हैं कि इस अंग विभाग में सप्तम से द्वादश भाव तक शरीर के वाम भाग का और लग्न से छठे भाव तक शरीर के दाहिने भाग का कल्पना करना चाहिए। इस बात को मैंने समझा दिया। कैसे फल कहना है उसके लिए अलग एक टॉपिक शुरू हुआ, उसमें 6 नियम बताए गए हैं। पहला नियम क्या है? अंग के जिस भाग में पाप ग्रह हो वहां चिन्ह कहना चाहिए। जिस भाव में 2-3 पाप ग्रह होंगे वहां निश्चित रूप से चिन्ह होगा, जलने का, कटने का, घाव का चिन्ह होगा। और जहां 2-3 शुभ ग्रह होंगे वहां कोई सुंदर राजयोग के लक्षण होंगे, अथवा सुंदर तिल होगी, या सुंदर सा कोई आकृति बना हुआ होगा। कहीं चक्र बना होता है, कहीं फूल बने होते हैं, कहीं कुंभ बना होता है ना। इसके बाद बुध के साथ पाप ग्रह हो तो उस अंग में निश्चय ही व्रण आदि चिन्ह होता है। व्रण कहते हैं घाव को। बुध के साथ जिस भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह होते हैं वहां निश्चित रूप से कोई न कोई चिन्ह होता ही है, निश्चित रूप से होता है। बुध के साथ शुभ ग्रह हो तो अंग में तिल अथवा राजयोग के लक्षण होते हैं। 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह जिस अंग में हो वहां गंभीर रोग बतलाना चाहिए। इससे आप रोग का विचार भी कर सकते हैं कि किस अंग में ज्यादा पाप ग्रह बैठे हुए हैं या किस अंग को पाप ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। 4 प्रकार के संबंध बताए गए हैं ग्रहों का, उन चतुर्विध संबंधों से प्रभावित करें, दृष्टियों से प्रभावित करें, कैसे भी करके भाव को प्रभावित करें। जिस भाव को सबसे ज्यादा ग्रह प्रभावित करेंगे तो पाप ग्रह प्रभावित करेंगे तो उस भाव में विशेष रूप से रोग इत्यादि होगा। शुभ ग्रह प्रभावित करेंगे तो वह अंग विशेष रूप से मजबूत होगा। किसी के पैर वाले अंग को अगर 4-5 शुभ ग्रह प्रभावित कर रहे हैं तो दौड़ने में कुशल होगा, उसके पैर में मजबूत होंगे, वो जल्दी झुकेगा नहीं, सीधा सीधा चलेगा, मतलब अधिक उम्र में भी उसके शरीर में झुकाव नहीं आएगा। इस प्रकार से शुभ लक्षण उसके दिखाई पड़ेंगे। और जिसमें ज्यादा पाप ग्रह होंगे वहां पर कोई बड़ा रोग, घाव, फोड़ा, ट्यूमर इत्यादि हो सकता है। तो ये सब बात चिंतन करने के लिए रोग विचार में ये बहुत काम आता है। फिर क्या है? जिस अंग में पाप ग्रहों के साथ राहु की युति हो वहां शल्य क्रिया अथवा चीर फाड़ आदि का योग होता है। जिस अंग में अशुभ पंचग्रह हो वहां तद ग्रह जन्य, उस ग्रह से संबंधित, तद ग्रह जन्य मतलब उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं। तो इस प्रकार से 6 नियम बता दिए, अंग विभाग भी बता दिए। अब भाव कारक देख लीजिए। प्रथम भाव का कारक है सूर्य। इसको तो याद किए बिना कोई उपाय नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। प्रथम भाव का कारक है सूर्य, द्वितीय भाव का कारक है गुरु, तृतीय भाव का कारक है मंगल, चतुर्थ भाव का कारक है चंद्रमा एवं बुध, पंचम भाव का कारक है बृहस्पति, षष्ठ भाव का कारक है मंगल और शनि, सप्तम भाव का कारक है शुक्र, अष्टम भाव का कारक है शनि, नवम भाव का कारक है बृहस्पति और सूर्य, दशम भाव का कारक है 4 ग्रह होते हैं, बुध, गुरु, सूर्य और शनि, एकादश भाव का कारक है शनि, एकादश भाव का कारक है गुरु और द्वादश भाव का कारक है शनि। इस प्रकार से 12वें दिन की कक्षा पूरी हो गई है।
इन भाव कारकों को आपको याद कर लेना है। इस कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, 12वें दिन की कक्षा से संबंधित। नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। क्या होते हैं यहाँ पे आया? बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। जो अंग विभाग के ना तीसरे नियम में आता है। हाँ, मुझे अंग विभाग के तीसरे नियम में आया। हाँ, तीसरा नियम, यदि बुध के साथ शुभ ग्रह हो तो उस अंग में तिल अथवा राजयोग के लक्षण होते हैं। क्या प्रश्न है? राजयोग के क्या लक्षण होते हैं? राजयोग के क्या लक्षण होते हैं, तो बहुत बड़ा प्रश्न आप पूछ दिए। कमल का चिन्ह हो, हंस का चिन्ह हो, शंख के चिन्ह हो, इन सबको राजयोग के चिन्ह कहते हैं। एक ग्रंथ है शरीर लक्षण एवं चेष्टाएं, उसमें हमारे गुरुजी ने सभी चिन्ह के वर्णन किए हुए हैं, कहाँ पर किस अंग के किस भाग में क्या क्या अंग होता है तो क्या क्या चिन्ह होते हैं। इसके अलावा वराह मिहिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है बृहत संहिता। उसमें भी शरीर के किस किस अंग में कौन कौन से चिन्ह होते हैं तो कौन कौन सा योग बनता है वो सब बताया हुआ है। महापुरुष योग में जो लोग जन्म लेते हैं उनके किस अंग में क्या चिन्ह होते हैं, महापुरुष योग एक प्रकार का राजयोग है, जो वो सब भी उसमें बताया हुआ है। और ये सब बातें सारावली में भी बताई हुई हैं। तो इसीलिए पहले ही दिन हम लोग ये पढ़े थे कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद सारावली, जातक पारिजात और क्या नाम है, बृहद पाराशर, फल दीपिका इत्यादि को एक आध ग्रंथ और पढ़ना है, ये सब बताए थे। सामान्य रूप से आप भगवान का चरण चिन्ह देखे होंगे श्री रामचंद्र जी का, तो उनके चरण चिन्ह में शंख बना हुआ है, पद्म कमल बना हुआ है, तो उनके चरण चिन्ह में जो जो चीज बने हुए हैं सभी राजयोग के चिन्ह हैं, तो उनको राजयोग का चिन्ह समझिए। संक्षेप में 2-3 अंक का नाम मैंने बता दिया, हंस भी आता है, शंख भी आता है, कमल आता है, ये सब चीजें हैं। अन्य भी हैं तो उनको देख करके समझिए। बृहद संहिता में भी देख सकते हैं, बृहद संहिता तो बहुत आसानी से मिल जाती है, पीडीएफ भी खोजेंगे तो मिल जाएगा, जिज्ञासु लोग उनको देख सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? और किसी का कोई प्रश्न है? आगे बढ़ें। चलिए इसको पढ़िए, षोडश वर्ग विवेक। कौन पढ़ रहा है? पढ़िए। हाँ, बिल्कुल पढ़िए। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि कितनी कुंडलियां होती हैं। साधारणतया अलग कुंडली को भी सभी लोग कुंडली समझते हैं, तो कुल मिलाकर 16 कुंडलियां होती हैं। इनसे षोडश वर्ग कहा जाता है। इन षोडश वर्गों के नाम एवं उनसे विचारणीय विषय निम्नलिखित है। जीवन संबंधी शुभ अशुभ का विचार, दूसरा होरा धन संपत्ति का विचार, तीसरा देशकाल भाई बहन का विचार। 14 वर्गों में बलवान हो तो इंद्र सिंहासन, 15 वर्गों में बलवान रहने पर गौलोक, और सभी 16 वर्गों में ग्रह यदि बलवान होगा तो उसको श्री वल्लभ कहते हैं। तो ये सब उनकी संज्ञाएं हैं 16 वर्गों की। ये सब पेचीदा काम है, कभी विचार किया जाए, उनकी सारणी बनाई जाए, उनका अध्ययन किया जाए तब वाली बात है, और निकाला जाए, समझा जाए, फल का चिंतन किया जाए तब वाली बात है। लेकिन जानकारी के लिए कम से कम परिचय हो जाए, इसलिए इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब ये बात है कि देखना तो चाहिए 16 वर्ग ही, 16 वर्ग न देख सकें तो कम से कम 10 वर्ग देख लीजिए, और कम समय है, समय की का अभाव है तो कम से कम सप्तवर्ग देख लीजिए, वो भी ना देख सकें तो षड्वर्ग देख लीजिए, और षड्वर्ग देखने लायक भी समय ना हो तो भी कम से कम नवमांश कुंडली तो जरूर देख लीजिए, उसके बिना फल नहीं कहना चाहिए। अब यहाँ जो लाइन लिखी हुई है उसको मैं अक्षरशः पढ़ देता हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए और ध्यान से इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सभी वर्ग कुंडलियों में नवमांश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
विंशोपक बल में भी जन्म कुंडली के बाद सबसे महत्वपूर्ण नवांश ही है। विंशोपक बल का साधन किया जाता है। विंशोपक बल एक प्रकार का बल है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में दिया हुआ है। ग्रहों का के बल का अनुमान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो विंशोपक बल का जब आप साधन करेंगे तो उस समय भी सबसे ज्यादा महत्व नवांश कुंडली का है। विंशोपक बल के आनयन में लग्न कुंडली के बाद सबसे अधिक अंक नवांश कुंडली को ही दिए गए हैं। जन्म कुंडली और नवांश कुंडली को देखकर ही आप ग्रह के शुभाशुभत्व का सही आकलन कर सकते हैं। ज्योतिषीय ग्रंथ जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, चंद्रकला नाड़ी, बृहद जातक इत्यादि में नवांश कुंडली के उपयोग कई स्थानों पर वर्णित हैं। ये नवांश कुंडली की विशेषता समझाने के लिए, नवांश वर्ग की विशेषता समझाने के लिए यह पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। अब नवांश कुंडली से फलादेश कैसे किया जाए, अत्यंत अनिवार्य है नवांश कुंडली। इसलिए नवांश कुंडली से फलादेश से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को मैंने लिखा है, लगभग 1.5 पृष्ठ नियम हैं। इन सबको आपको पढ़ना चाहिए और एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए और दिमाग में बैठाने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास में लाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। नवमांश कुंडली का फलादेश कैसे किया जाता है, नवमांश कुंडली के माध्यम से उसको प्रारंभ करते हैं। कुंडली के विश्लेषण में षोडश वर्गों का ही उपयोग करना चाहिए, यह तो पहले ही बता चुका हूं। यदि समयाभाव हो तो 10 वर्ग देख लेना चाहिए। यदि यह भी कठिन लगे तो सप्त वर्ग का विचार करना चाहिए। इसमें भी कठिनाई हो तो षोडश वर्गों का विचार तो करना ही चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो कम से कम नवमांश कुंडली का विचार अपरिहार्य रूप से करना ही चाहिए। नवमांश कुंडली का विचार किए बिना कभी भी फलादेश नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी नवमांश कुंडली के बिना फलादेश नहीं करता हूं। आपको भी नवमांश कुंडली के बिना फलादेश नहीं करना है, ये आप अतिरिक्त रूप से लिख लीजिए अपनी डायरी में। अब यहां से नियम प्रारंभ होते हैं। नवांश कुंडली में भी लग्न वक्त सभी बातों का विचार करना चाहिए। जैसे लग्न कुंडली से हम लोग सभी बातों का विचार करते हैं, उसी प्रकार से नवांश कुंडली से भी सेम टू सेम नवांश कुंडली से भी सभी बातों का विचार करेंगे। लग्न नवांश राशि के अनुसार जातक के शरीर का आकार होता है। एक सूत्र है, लग्न नवांशप तुल्य तनु स्यात्। लग्न के नवमांश का जो स्वामी होता है उसके अनुसार व्यक्ति का शरीर होता है। लग्न नवमांशप तुल्य तनु स्यात्। तो लग्न के नवमांश को जाना जाए। लग्न के नवमांश, अब ये सब शब्दों के जाल में पड़ेंगे तो समस्या होगी। सीधा सीधा मतलब यही है कि नवमांश कुंडली खोलिए और वहां देखिए लग्न में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है। लग्न में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, बस ये देख लीजिए, बात खत्म। इसी को कहते हैं लग्न का नवमांश। आ रही बात समझ में? जी गुरुजी। जैसे राजीव गांधी की कुंडली खोल लीजिए। राजीव गांधी की कुंडली खोलिए, बगल में छोटा सा नवमांश कुंडली बना हुआ है। कौन सा लग्न है उसमें? सिंह लग्न है। हाँ, तो सिंह लग्न और उसका स्वामी सूर्य, सूर्य और सिंह की तरह उनका सिंह राशि की तरह और सिंह राशि के स्वामी सूर्य की तरह उनके शरीर का आकार प्रकार होगा। अब सिंह राशि का आकार प्रकार कैसा है, उस तत्व कैसा है, ये सब पीछे राशिशील में हम लोग पढ़ चुके हैं। वहां से आप मिलान करिएगा। राजीव गांधी के चित्र डाउनलोड कर लीजिए, उनके सारे विवरण लंबाई चौड़ाई सब मिल जाएगा उसमें इंटरनेट पर। उससे मिलान करेंगे, अध्ययन करेंगे तो चीजें आपको सब स्पष्ट होने लगेंगी। थोड़ा प्रयास स्वयं भी करना पड़ेगा। लग्न के नवमांश का जो राशि होती है और लग्न के नवमांश का जो स्वामी होता है उसके अनुसार व्यक्ति का शरीर होता है। लग्न नवांशप तुल्य तनु स्यात्। वही बात यहाँ लिखी हुई, लग्न नवांश राशि के अनुसार जातक के शरीर का आकार होता है। चंद्र नवांश राशि के अनुसार जातक के स्वरूप का रंग होता है। व्यक्ति गोरा होगा कि काला होगा ये कैसे जानेंगे, सांवला होगा, इसके लिए चंद्रमा के नवमांश की राशि देखेंगे। मतलब नवमांश कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ नवमांश राशि में चंद्रमा कन्या राशि में है, दिखाई पड़ रहा है।
सब कुंडली बंद करके बैठे हुए हैं। राजीव गांधी की कुंडली खोले रहिए। तो गुरु जी द्वितीय भाव में, हाँ द्वितीय भाव में कन्या राशि में है। तो कन्या राशि का जो रंग है वैसा ही रंग उनका दिखाई पड़ेगा। सिंह राशि का जो स्वरूप है वैसा स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ठीक है। सारावली के अनुसार चंद्र राशि हमारे स्वभाव को दर्शाती है, परंतु जिस नवमांश में चंद्रमा है उसका स्वामी, जिस नवमांश में चंद्रमा है उसका स्वामी अर्थात चंद्र नवांशेष यदि अधिक बली हो तो जातक का स्वभाव चंद्र नवांश राशि के अनुसार जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि लग्न कुंडली भी देख लेंगे और नवमांश कुंडली भी देख लेंगे। जैसे इस कुंडली में क्या हुआ, इस व्यक्ति इनका क्या है, वो राशि क्या है लग्न कुंडली में देखिए, चंद्रमा लग्न में ही सिंह राशि है। अब यहाँ क्या हो जाए, खैर यहाँ तो सिंह राशि है और वहीं सूर्य बैठा हुआ है तो राशि का स्वामी बलवान है। यदि वो कमजोर होता और नवमांश कुंडली में चंद्रमा बुध की राशि कन्या में बैठा है, बुध बहुत मजबूत होता, तो ऐसी अवस्था में इनके व्यक्तित्व में सिंह की अपेक्षा कन्या का प्रभाव ज्यादा नजर आता। यही इस लाइन का अर्थ है। यदि ग्रह जन्म कुंडली में निर्बल, पापक ग्रहों से दृष्ट अथवा नीच राशिस्थ हो या अस्त हो, परंतु नवांश कुंडली में बलवान हो तो ग्रह को बलवान ही समझा जाता है। लग्न कुंडली में भले कमजोर हो पर नवमांश कुंडली में बलवान है तो उस ग्रह को बलवान ही मानते हैं। नवमांश कुंडली आंतरिक मजबूती देता है, लग्न बाहरी ऊपरी आवरण है और लग्न आवाज नहीं आया। हाँ हाँ चलें आगे। आगे बढ़े। अस्त ग्रह यदि नवांश कुंडली में सूर्य से 2 भाव आगे स्थित हो तो वह अस्त ग्रह भी फल देने में सक्षम हो जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनकी कुंडली में देखिए गुरु अस्त है, नवमांश कुंडली में यदि बृहस्पति देख लीजिए सूर्य से 2 भाव आगे। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ रहा है। राजीव गांधी की कुंडली बंद कर दी है क्या आप लोग? ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ बाद में भाव में दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ अस्त है कि नहीं ये देखिए, नीचे नीचे देखिए जन्म कुंडली जहां ग्रह स्पष्ट लिखा हुआ है वहां गुरु के सामने अ लिखा हुआ है। और अस्त इत्यादि पहचानने का तो नियम भी पीछे बताया था। कालांश के अंदर है ना, बृहस्पति का कालांश कितना होता है? बृहस्पति का कालांश कितना होता है? सब भूल गए आप लोग। गुरुजी दशा का कालांश पूछ रहे हैं गुरुजी बृहस्पति का? नहीं, अस्त कालांश पूछ रहा हूं। अस्त कालांश कितना होता है बृहस्पति का? पीछे का आप लोग रिवीजन ही नहीं करते हैं, कहां से याद रहेगा? बृहस्पति का 11 डिग्री होता है सर। यस शाबाश। कौन बताया? गणेश जी बताए। वाह बहुत अच्छा, बच गए आप लोग आज गणेश भगवान की कृपा से। विघ्न हर लिया उन्होंने सारे। 11 अंश होता है बृहस्पति का कालांश। तो सूर्य है 3 डिग्री में, गुरु है 12 डिग्री में। 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 9 3 12, 9 अंश बचा। कालांश के अंदर अंदर आ गया, यानी बृहस्पति अस्त है। अस्त ग्रह का विचार करने के लिए पीछे बता चुका हूं, आप लोग रिवीजन नहीं किए होंगे, फिर से रिवीजन करिएगा। पेज नंबर कितना है ये? पेज नंबर है 40, पेज नंबर 40। वहां अस्त ग्रह, उनके कालांश इत्यादि सब बताए हुए। तो
बृहस्पति अस्त है, चेक भी कर लिए, स्वयं से भी परीक्षण कर लिए, और यहाँ लिखा हुआ भी है सॉफ्टवेयर से जो कुंडली बनी हुई है वहां भी लिखा हुआ है, बृहस्पति के सामने अ लिखा हुआ है, मतलब बृहस्पति अस्त है। तो बृहस्पति अस्त है, लेकिन नवमांश कुंडली में देखिए यहाँ जो नियम है क्या है, अस्त ग्रह यदि नवमांश कुंडली में सूर्य से 2 भाव आगे स्थित हो तो वह अस्त ग्रह भी फल देने में सक्षम हो जाता है। नवमांश कुंडली में बृहस्पति सूर्य से 2 भाव आगे है कि नहीं है? है ना। अब कोई नवमांश कुंडली देखे नहीं और केवल लग्न कुंडली देख के बृहस्पति का अशुभ अशुभ फल बता दे तो उसकी बात सही होगी क्या? नहीं होगी। और जीवन में वो कभी समझ नहीं पाएगा, वो खुद भी कहेगा कि हम क्या करें, ज्योतिष में ऐसा हो रहा है, हम क्या करें। ये तो अज्ञानता ही है उनकी। इसलिए बिना नवमांश कुंडली देखे फल नहीं कहना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी ग्रह यदि मित्र अथवा सौम्य ग्रह के नवमांश में हो, उच्च नवमांश में हो या अपने नवमांश में हो तो उस ग्रह का शुभ फल अवश्य मिलता है। निश्चित रूप से वह ग्रह शुभ फल देगा। नवमांश कुंडली में यदि अच्छे राशि में है तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। नवमांश कुंडली में बलवान उच्चादिगत ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो उत्तम फल, 2, 3, 6, 11 भाव में हो तो मध्यम फल, और अष्टम या द्वादश भाव में हो तो सामान्य फल देते हैं। कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है, यदि वह ग्रह नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में रहे तो वह वर्गोत्तमी कहलाता है। वर्गोत्तमी ग्रह बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। यह बात पहले भी मैं बता चुका हूं। वर्गोत्तमी वाला याद है कि नहीं? हाँ गुरुजी बताए थे। हाँ, किसी को ऐसा हो कि दोबारा बताना हो तो बताइए, दोबारा बताएंगे। सबको पता है। शुभ राशि में वर्गोत्तम ग्रह शुभ फल देते हैं। क्रूर राशि में वर्गोत्तम ग्रह कुछ संघर्षों के बाद शुभ फल देते हैं। शुभ फल तो उनका कहीं नहीं जाएगा, शुभ फल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। बस यह है कि शुभ ग्रह है तो बिना परेशान किए शुभ फल दे देगा, और अशुभ ग्रह यदि वर्गोत्तमी है तो कुछ जीएसटी इत्यादि काट करके तब जाके शुभ फल देगा। अब एक ग्रंथ का नाम बता रहे हैं, सर्वार्थ चिंतामणि। बहुत अच्छा ग्रंथ है, मैंने पढ़ा है। आप लोगों को पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। नृसिंह दैवज्ञ के द्वारा लिखा हुआ है सर्वार्थ चिंतामणि। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार चतुर्थेश का नवांशेष, मतलब जो भी ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थेश है, वो ग्रह नवमांश कुंडली में जहां है उसका स्वामी चतुर्थेश का नवांशेष। लग्न कुंडली में केंद्रगत हो तो ऐसे जातक को घर संपदा का सुख अवश्य प्राप्त होता है, परंतु यदि वह त्रिक भाव में हो तो ऐसे जातक के घर संपदा के सुख की हानि हो जाती है। इस फल को घटाते हैं हम लोग राजीव गांधी की कुंडली में। यहाँ बताइए, पहले लग्न कुंडली खोलिए, खुला ही होगा आप लोगों के पास, खुला ही रखिएगा इसको, इसी से अभ्यास करेंगे। चतुर्थेश कौन है ये बताइए फटाफट। मंगल। नवमांश कुंडली में देखिए मंगल किस राशि में है, किस ग्रह की राशि में है ये बताइए। नवमांश कुंडली में, फिर से प्रश्न सुनिए, नवमांश कुंडली में मंगल किस ग्रह की राशि में है? शनि ग्रह की राशि में है। तो यही हो गया, शनि हो गया चतुर्थेश का नवांशेष। आई बात समझ में? शनि हो गया चतुर्थेश का नवांशेष, जो यहां लिखा हुआ है सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार चतुर्थेश का नवांशेष। अब ये जो शनि है, चतुर्थेश का नवांशेष शनि है, उसको लग्न कुंडली में आकर देखेंगे। वापस लग्न कुंडली में आ जाइए और देखिए कहाँ है वो। 11वें भाव में है। 11वें भाव का तो यहाँ जिक्र नहीं है, है ना। 11वें भाव का यहाँ जिक्र नहीं है। यही 11वें भाव में ना हो के 10वें भाव में होता, या चतुर्थ में या सप्तम में होता, यानी केंद्र में होता कहीं भी। वही कह रहे हैं, केंद्रगत हो तो घर संपदा का सुख अवश्य प्राप्त होता।
या त्रिक भाव में हो, 6, 8, 12 में होता तो घर का सुख मिलता ही नहीं। इनको घर का सुख बहुत ज्यादा भी नहीं मिला और बहुत कम भी नहीं मिला, बाकी में अनुपात से फल कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कोई प्रश्न करे अपने घर बनेगा कि नहीं, घर का सुख है कि नहीं, तो आप तुरंत देख के बता सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नियम है और बहुत भरोसा देता है। इसमें जितने भी नियम लिखे गए हैं उनको व्यवहार में अधिकांशतः सत्य पाया गया है, इसलिए लिखा गया है। मेरी अपनी नोटबुक थी, अपनी डायरी थी, और मैं सोचा कि इतना मेहनत से तैयार हुआ है, ये ज्ञान मेरे ही पास न रह जाए, मेरे अनुभव मेरे पास ही न रह जाए, इसलिए इसको पुस्तक के रूप में परिणत करा दिया। और ये हुआ कि मैं इसको बार बार देखता हूँ, मेरे पास पुस्तक रहेगी। संजोग ऐसा हुआ कि आप लोगों का बहुत स्नेह मिला और 1 वर्ष के अंदर ये पुस्तक बेस्ट सेलर बन गई। फिर मैंने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया, चलो अब इसको। और ये पुस्तक हरियाणा छत्तीसगढ़ में भी कुछ संस्थाएं हैं जो मासिक कोर्स कराती हैं ज्योतिष का, वो भी इनको अपना करके इसके आधार पर पढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नियम सबको समझ में आ गया, चतुर्थेश का नवांशेष वाला। घर का विचार आप लोग कर सकते हैं, गृह सुख का विचार कर सकते हैं इस नियम के आधार पर। एक बार और बता दे गुरुजी। एक बार और बता देते हैं, शाबाश। ठीक है, वृश्चिक लग्न वाली जो कुंडली हम लोग उदाहरण में चल रहे थे उसको लेते हैं। 1 मिनट, उस कुंडली को निकालिए जो हम लोग उदाहरण लेके चल रहे हैं ना, वृश्चिक लग्न वाला, उसको निकालिए फटाफट। उसमें देखिए चतुर्थेश कौन है, लेकिन उसमें नौमांश कुंडली वाला मुझे भेजना पड़ेगा ना दोबारा, तब तो भेजेंगे, देखेंगे आप लोग। रुकिए, नौमांश कुंडली उसका भेजता हूँ। ये है लग्न कुंडली, शाबाश। ये है नौमांश कुंडली। देखिए भेज दिया है। तो लग्न कुंडली में देखिए फटाफट चतुर्थेश कौन है। चतुर्थेश शनि है। अब नौमांश कुंडली में जाके देखिए कि शनि किस ग्रह के नौमांश में। हाँ, शनि जो है गुरु ग्रह के नौमांश में। अब वापस लग्न कुंडली में आ जाइए, वापस लग्न कुंडली में आ जाइए और गुरु को देखिए कि गुरु कहाँ है, केंद्र में है कि त्रिकोण में है कि 6, 8, 12 में। त्रिकोण में है, वाह। तो ये कह रहे हैं कि भाई केंद्र में होगा तो घर का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, और 6, 8, 12 में होगा तो घर का सुख नहीं मिलेगा। तो घर का सुख बहुत अच्छा तो इनको सही में नहीं, घर का सुख बहुत अच्छा नहीं है, और घर नहीं है ऐसा भी नहीं। अभी तक अपना 2 घर बनवा चुके हैं लेकिन उनमें रहते नहीं है, पर अपना घर है। अब देखिए चतुर्थेश बैठा हुआ है तृतीय भाव में। किसी भी भाव का स्वामी अपने घर से 12 में बैठ जाए तो उस घर का फल मिलने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति अपना घर बना लिया, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। अगर ये नियम सर्वार्थ चिंतामणि वाला पता ना हो तो कैसे क्लेम किया जाएगा कि इस व्यक्ति को घर का सुख मिलेगा, है ना। तो ये नियम बहुत सहयोग करता है। कोई प्रश्न करे कि मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, और नियम भी समझ में आ गया। चतुर्थेश का नवांशेष है बृहस्पति, बृहस्पति जब आएगा घर बना के देगा। बृहस्पति जब आएगा तब घर बना करके देगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात बोली जा सकती है। बृहस्पति की जब दशा हो, अंतरदशा हो, कुछ भी हो, भाई घर तो बनेंगे, घर के काम शुरू हो जाएंगे बनने। घर बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा ही हुआ था जब इनको सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा आई थी, तब इन्होंने गृह प्रवेश किया था। मुझे बुलाया था अपने गृह प्रवेश में, जब सूर्य में बृहस्पति चल रहा था। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ के बुधादित्य योग बना रहा है। सूर्य अकेला बैठता तो वो घर नहीं बनाने देता, लेकिन बुधादित्य योग बन रहा है तो घर बनाने का योग बन गया। और सूर्य घर बनाने में के लिए वो है, प्रसिद्ध है। सूर्य घर बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखिएगा। राहु शादी कराने के लिए प्रसिद्ध है, अनायास शादी करा देता है। सूर्य अनायास घर बना देता है, घर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पता नहीं क्या इनका वो है, पर है।
तो इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी उसको मौका मिलना चाहिए, थोड़ा सा कुछ योग बनना चाहिए। तो थोड़ा सा एक योग बन गया, चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बना रहा है, तो घर बनाने के लिए उसकी टेंडेंसी आ गई। और बृहस्पति का सहयोग चाहिए था, बृहस्पति के अंदर से आते जब आई थी तब वो गृह प्रवेश के लिए मुझे बुलाए थे, तब मैं उनके यहाँ जाकर गृह प्रवेश कराया था। शामिल हुआ था, कराने वाले आचार्य दूसरे कोई थे, मैं पूजन पाठ कराता नहीं हूं, पहुंचा था, शामिल हुआ था। तो आगे बढ़ते, बात समझ में आई कि नहीं जो प्रश्न कर रहे थे उनको? तो ऐसे लाइव उदाहरण से भी हम लोग चीजों को प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप लोग सीखें, यह मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी भावेश का नवांशेष लग्न कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में बलवान होकर स्थित हो तो उस भाव के फल अवश्य मिलते हैं। ये वही बात है, सेम टू सेम बात जो चतुर्थेश के नवांशेष के लिए है, उस बात को आप अन्य भावों में भी लगाइए, ये कहने का मतलब है। जिस भाव का भावेश, जिस भावेश का नवांशेष लग्न कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में बलवान होकर स्थित हो उस भाव के फल अवश्य मिलते हैं। यदि किसी भावेश का नवांश अधिपति लग्न कुंडली में निर्बल होकर त्रिक भाव में हो तो निश्चय ही उस भाव के फल में कमी आएगी। इस बात को आप अन्य बातों में भी विचार करके देख सकते हैं। लग्न नवांशेष अच्छी राशि में हो तो अच्छी पत्नी मिलती है। लग्न के नवमांश का स्वामी लग्न नवांशेष यदि अच्छी राशि में हो तो अच्छी पत्नी मिलती है, और नीच आदि में हो तो अधम पत्नी मिलती है। पाप ग्रह के साथ हो तो अधम पत्नी मिलती है, शुभ ग्रहों के साथ हो तो अच्छी पत्नी मिलती है। नवमांश कुंडली में इस बात को आप देख सकते हैं। नवमांश कुंडली में देखिए, दो उदाहरण कुंडलियां आपके पास हैं, एक तो मैंने भेजा है, एक हम लोग राजीव गांधी की कुंडली से प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। बढ़े आगे। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्न नवांशेष, अब ये नियम भी बड़ा काम का है, मैं तो खूब प्रयोग करता हूं, आप लोग भी कर सकते हैं। इन दोनों नियम का प्रयोग मैं खूब करता हूं। एक तो घर वाला, वो तो मेरा गोल्डन रूल है, माई गोल्डन रूल, यहाँ के सभी मेरे गोल्डन रूल ही है, लेकिन जिनका खूब प्रयोग करता हूं वो उनमें से ये दो नियम है। एक तो मैं आपको बता दिया, अभी अच्छे से उदाहरण प्रैक्टिस करा दिया। एक ये है जिसकी प्रैक्टिस भी मैं अभी करा देता हूं। लग्न नवांशेष नवांश कुंडली में केंद्र स्थानों में हो तो 23 से 26 वर्ष में, त्रिकोण में हो तो 27 से 31 वर्ष में, त्रिषडाय में हो तो 19 से 22 वर्ष में, 2, 8, 12 भाव में अनिष्ट होकर स्थित हो तो 32वें वर्ष में, या बहुत विलंब के बाद विवाह होता है। ये शादी कब होगी लोग पूछते हैं, इसका उम्र निकालने में अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत आराम से और प्रबुद्ध, बहुत उच्च स्तर के अनुभवी ज्योतिषी की तरह आप व्यक्ति के विवाह का उम्र बता सकते हैं। यह बहुत अनमोल नियम है, बहुत अनमोल नियम है। और अन्य नियमों की अपेक्षा विवाह के संबंध का यह जो नियम है, इसकी एक्यूरेसी 70% अबोव जाती है। 70% से ज्यादा बार आपकी भविष्यवाणी, विवाह के उम्र से संबंधित भविष्यवाणी सत्य होगी। अभी तो बहुत सारे नियम जो भी हैं, मैं तो सब नियम को आजमा के थक गया। सबसे ज्यादा परेशानी होती है विवाह में, सबसे ज्यादा भविष्यवाणी जितनी भी की जाती है विवाह के संबंध में, सबसे ज्यादा विवाह से संबंधित भविष्यवाणियों में परेशानियां आती है, सबसे ज्यादा आज के समय में। आजकल प्रपंच बहुत बढ़ गया है, आजकल व्यक्ति को केवल शादी नहीं करनी है बस, बाकी सब करना है। ऐसी स्थिति में प्रपंच बहुत बढ़ गया है। अब समस्या क्या होती है, शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, 8 प्रकार के विवाह। तो आप जिस भी उम्र में विवाह बताएंगे उस उम्र में विवाह तो होता ही है, उन 8 में से कोई एक। लेकिन उन 8 में से कोई एक विवाह जो है तो कहेंगे कि नहीं, हमारा तो बारात आएगा, सारे बैंड बाजे बजेंगे, ये सब होगा, कार्ड बटेगा, उसी को केवल शादी मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। ये नियम तो मनमाना नियम हो गया। जब 8 प्रकार की शादी है तो एक को ही शादी क्यों माने, बाकी को छुपा कर रखेंगे। तो इन सब स्थितियों के कारण, इन सब बातों के कारण, हालांकि भविष्यवाणी असत्य नहीं होती है, तब व्यक्ति स्वीकार ही ना करे, तो ऐसी स्थिति में जबरदस्ती वाली बात यह हो जाती है कि यार भविष्यवाणी तो हमारा ऐसा हो गया।
ऐसी स्थितियों के कारण बहुत समस्याएं होती हैं विवाह से संबंधित भविष्यवाणी में। दो चीजों में बहुत समस्या होती है फलादेश करने में, एक आयु और एक विवाह। सबसे ज्यादा समस्या आयु में, उसके बाद आयु से थोड़ी सी कम समस्या विवाह में, लेकिन वो भी कम नहीं है, बहुत वो है, बहुत परेशान करता है, ऐसा समस्या है। तो विवाह के संबंध के लिए यह नियम बहुत सहयोग करता है और बाकी सभी नियमों की अपेक्षा इसकी सक्सेस रेट 70% से ज्यादा है। तो ये बहुत मतलब विश्वसनीय, बहुत भरोसेमंद है। आप लोग इसका ठीक से अभ्यास कर लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अभ्यास अभी करा देता हूं। सीधे सीधे नवमांश कुंडली खोलना है, सीधा, जैसे राजीव गांधी का नवमांश कुंडली खोल लीजिए। नवमांश कुंडली खोल लीजिए। अब देखिए इसमें लग्नेश कौन है नवमांश कुंडली में। राहुल गांधी का मत देखिए, राजीव गांधी का देखिए। हाँ, सूर्य है। सूर्य को देखिए कि वो बैठा कहां है। दसम भाव में वृष राशि में बैठा है। अब नियम पढ़िए एक बार। केंद्र में हो तो 23 से 26 वर्ष के बीच, त्रिकोण में हो तो 27 से 31 वर्ष के बीच, त्रिषडाय में हो तो 19 से 22 वर्ष के बीच, और 2, 8, 12 भाव में अनिष्ट होकर स्थित हो तो 32वें वर्ष में या बहुत विलंब के बाद विवाह होता है। ठीक है। अब आप लोग किसी के पास इंटरनेट हो तो गूगल में जाकर तुरंत लिखिए राजीव डेट ऑफ मैरिज, राजीव गांधी डेट ऑफ मैरिज लिखिए, फट से बताइए कौन सा साल है, जल्दी। और एक व्यक्ति कैलकुलेटर खोल के रखिए। इनका जन्म कब हुआ है? 20 अगस्त 1944। ठीक है, 1944 तो मुझे याद है। इतना टाइम लग रहा है क्या? मैं ही ढूंढ के बताता हूं। आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ, इसलिए फिर मजा नहीं आता है। डेट ऑफ मैरिज, इस साल बताइए, साल, डेट मत बताइए। 1968। ठीक है, मेरे को भी मिल गया 1968, मेरे को भी, मैं भी आ गया 1968। ठीक है, 1968 कैलकुलेटर किसके पास, किसने खोला है? 1968 माइनस 1944। 1968 माइनस 1944 करिए, 24 वर्ष। अब इनका देखिए, कहां पर है सूर्य नवमांश कुंडली का लग्नेश कहां पर है? नवमांश कुंडली में केंद्र में है। कितने वर्ष में शादी होनी चाहिए? उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है? आप कहीं मिला लीजिए, 70% से अबो रेशियो है, 70% से अबो। अभी एक वृश्चिक लग्न की कुंडली जो हम लोग उदाहरण में लेकर चल रहे हैं, उसमें भी मिलान करके देख लीजिए। देखिए फटाफट नवमांश कुंडली खोलिए। कौन है लग्नेश? लग्नेश कौन है? बुध है। कहां बैठा है? हाँ भाई, केंद्र में है कि त्रिकोण में, ये बताना है ना, राशि राशि थोड़ी बताना है। यहाँ सारे नियम केंद्र त्रिकोण में। त्रिकोण में जाकर देखिए क्या फल है इसका, त्रिकोण में होने का। हाँ, इनकी 31वें वर्ष में शादी हुई। ठीक है, 31वां वर्ष लगा तब शादी हुई। अब मैं कहा था कि शादी आपकी बहुत आगे होगी, 30-31 में होगी, ऐसा बार बार दशा के हिसाब से घटाकर बोला।
और इधर भविष्यवाणी करवा रहे हैं, उधर करवा रहे हैं। शादी के बाकी सभी बातों पर मेरे हिसाब से चलते रहे, शादी वाली बातों के लिए 20 आदमी से जाकर फलादेश करवा लिए और थक गए, अंत में मेरी ही बात सत्य सिद्ध हुई। 31 वर्ष में उनकी शादी हुई थी। ये हम लोग ये वृश्चिक लग्न की लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे आपके पास 15 कुंडलियां तो दी गई हैं, आप उनमें लगा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, अब आगे पढ़िए। पढ़िए आगे। हाँ, ये नियम तभी पूर्णतः सत्य होगा जब वो अकेला हो लग्न नवांशेष, या अकेला ना हो तो शुभ ग्रहों के साथ हो, तब सही सिद्ध होगा। ये बात भी याद रखना है, इस बात को नहीं भूलना है। और आगे बढ़िए। हाँ, लग्न नवांशेष पाप ग्रहों की युति के साथ किसी भी भाव में स्थित हो तो वह अप्रत्याशित विलंब कराता ही है। और आगे पढ़िए। हाँ, स्त्री की मृत्यु शीघ्र होती है, ठीक है। अब ऐसा है ना कि कोई किसकी कुंडली देखना चाह रहे थे, विद्वान लोग कहाँ हैं? मैं छोड़ता नहीं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है, जिज्ञासा सबकी शांत करेंगे। कौन पूछ रहे थे? बस इतना नियम पढ़ना आवश्यक था, इसीलिए। कौन पूछ रहे थे किसकी शादी कब होगी? ले लीजिए उदाहरण, निकालिए राहुल गांधी कुंडली, सभी लोग निकालिए। देखिए नवांश कुंडली, देखिए कहाँ है। नौ नौमांस कुंडली देखिए, लग्नेश कौन है? कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। कुंडली किसकी खोली गई है पहले देखिए आप। कहां से खोले हैं? प्रिंट आउट रखे हैं। तो उसमें नौमांस कुंडली देखिए, लग्न क्या है? हाँ, कौन होता है स्वामी? हाँ, कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है? हाँ, अब पहले 12वें भाव का नियम पहले पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़िए क्या है। हाँ, आई बात समझ में? अब बहुत विलंब का कोई लिमिट तो है नहीं। अब नीचे वाला जो नियम है, ध्यान रहे उक्त नियम लग्न नवांशेष के अकेले या शुभ ग्रहों के साथ रहने पर ही सत्य सिद्ध होते हैं। अकेला तो नहीं है, मंगल के साथ गुलिक भी है और धूम भी है। देखिए फल दीपिका में मंत्रेश्वर ने कहा है, पाप प्रदाने गुलिको महीयान, अशुभ फल देने में गुलिक सर्वश्रेष्ठ है। पापग्रह शिरोमणि है, पापग्रहों का सरदार है, गुंडों का सरदार है। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर, ऐसा है गुलिक, जिस पर सरकार इनाम रखे हैं। तो जो सबसे खराब पापग्रह है गुलिक, जिसको पाप प्रदाने गुलिको महीयान कहना पड़ा मंत्रेश्वर को, ऐसा गुलिक के साथ मंगल बैठा है 12वें भाव में। तब विलंब नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? बात जम रही है कि नहीं? हाँ, अकेला शुक्र जो है लग्न कुंडली में भी देखिए,
अकेला शुक्र यदि बैठता है वहां सप्तम भाव में, तो वह भी विवाह सुख की हानि करता है। हाँ, भाव को बिगाड़ देता है। ये नियम है कौन सा? कारको भाव नाशाय, ये नियम है। और सप्तमेश नीच राशि में भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जहां कहेंगे हम वहां विचार कर लेंगे। बस यह है कि राहुल गांधी जी ने दक्षिणा नहीं दी थी, तो मैं सोचा क्यों विचार करूं। पर चलिए, आप लोगों ने कह दिया तो कुछ आप लोगों के अभ्यास के लिए, कुछ सेवा में भी कुछ कर देते हैं। हाँ, चलें आगे। पेज नंबर 99 पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं। यदि लग्न नवांश से सूर्य, राहु या मंगल के साथ स्थित हो तो रोग, दाह या विपत्ति के कारण पत्नी की मृत्यु होती है। पत्नी का मृत्यु भी नवमांश कुंडली से जान सकते हैं। लग्न नवांशेष चंद्रमा के साथ हो तो पत्नी प्रायः चंचला होती है। लग्न नवांशेष शुक्र के साथ हो तो स्त्री कामुक होती है। स्त्री के स्वभाव को समझा जा सकता है। लग्न का नवांशेष जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह का कैरेक्टर को पकड़ेगा। कौन? पत्नी के व्यवहार में, पत्नी के व्यवहार में वैसा दिखाएगा। सूर्य के साथ हो तो पराक्रम दिखाएगा, मंगल के साथ हो तो पौरुष दिखाएगा, क्रोध दिखाएगा, ऊर्जा दिखाएगा। चंद्रमा के साथ हो तो चंचला दिखाएगा, शुक्र के साथ हो तो कामुक दिखाएगा, गुरु के साथ हो तो धार्मिक दिखाएगा, बुध के साथ हो तो गुणा, गणित में तेज, ज्योतिष में रुचि, ये सब चीजें दिखाएगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा अपना लीजिए, समझ लीजिए, तो क्या गोली की तरफ आदेश फिट बैठेगी। और ये सारे तो मेरे गोल्डन रूल हैं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, कुछ नहीं। आप आंख बंद करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ हो। पता चले लाइन कुछ और लिखा है, आप समझ कुछ और रहे हैं, ये सब समस्या ना हो। मतलब अभ्यास ठीक से किया गया हो तो इन नियमों से आप बहुत अच्छे से, बहुत ठोस अर्जुन के बाण की तरह फलादेश कर सकते हैं। नवांश कुंडली में पंचम स्थान पर जितने ग्रहों की दृष्टि हो तत्तुल्य, अथवा नवांश कुंडली में पंचमस्थ राशि की संख्या तुल्य या पंचमेश की नवांश राशि संख्या तुल्य संतति होती है। संतान की भविष्यवाणी करने के लिए भी एक नियम इसमें दिया हुआ है, इसका प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं। सब बहुत भरोसेमंद नियम है, सारे गोल्डन रूल हैं ये सारे। इसके अलावा एक और लिस्ट है इसमें डाली हुई है, उसमें भी सारे गोल्डन रूल है। वो लिस्ट है पेज नंबर 46, 47, 48, 49 और 50। 46, 47, 48, 49 और 50, ये सारे मेरे गोल्डन रूल हैं। और इधर भी सारे गोल्डन रूल हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ा। इनका तो आपको खूब अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन एक बार कर लेना चाहिए। इन 4-5 पेजों का अभ्यास प्रतिदिन 1 घंटा कर लेना चाहिए। एक आध महीना कर लेंगे ना, एक 1-1.5 महीना, तो ये सारे नियम दिमाग में फिट बैठ जाएंगे बहुत अच्छे से। अब हम लोग 14वें दिन, आज के दिन के इसमें क्लास में पहुंचते हैं। आज के दिन के क्लास में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने आप लोगों को कहा था पेज नंबर 102 में एक सारणी दी हुई है, उसको याद करने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था। तो अब ईमानदारी से बता दीजिए किसको किसको याद है और किसकी किसकी क्लास कल से बंद होने वाली है। दोनों बात आज बता दीजिए। कौन सुना रहे हैं और कौन कल क्लास से बंद कर रहे हैं, ये बात बता दीजिए फटाफट। अच्छा, कोई नहीं बताएगा, मैं बारी बारी से पूछता हूं। सुरेश जी, सारणी सुनाएंगे कि कल से क्लास बंद करेंगे? ये तो 1 सप्ताह पहले दे दिया गया था, कह दिया था, मैं डेट भी बता दिया था कि इतने तारीख को सुनूंगा। उमा दत्त जी, थोड़ा थोड़ा सुना दीजिए, किसी एक राशि का सुनाइए। किस राशि का सुनाएंगे? किस राशि का सुनाएंगे? नहीं, अब आपको जब पूछा था तब तो आप बोले नहीं, अभी उमा दत्त जी का नंबर है। सुनाना ही है पूरा 12 का, एक का केवल थोड़ी सुनाना है। उमा दत्त जी सुनाइए, किसका सुनाना है आपको? किस राशि का सुना रहे हैं?
आपकी आवाज नहीं आती, थोड़ा नेटवर्क में आकर मुझे सुनाइए। प्रवीण जी आप बताइए। हाँ, कौन सा याद किए हैं, कौन सा याद नहीं किए हैं? बस 2 को थोड़ा कह रहे हैं, 12 में से 2 याद है और थोड़ा याद है। ये तो आप पहले भी पूछे थे। मेष लग्न में सूर्य शुभ होता है, चंद्रमा शुभ होता है, मंगल शुभ होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल शुभ, बुध पापी, गुरु शुक्र, गुरु योग कारक, शुक्र पापी तथा मारक शनि पापी। इस प्रकार से याद करना है। योगा कारक नहीं, वो योग कारक है। ये तो आप पहले भी पूछे थे, जिस दिन सारणी दी गई थी उस दिन भी। आज दोबारा वही प्रश्न कर रहे हैं, सेम टू सेम। सुनीता जी याद हो गया चार्ट आपको? हाँ, टाइम तो 1 सप्ताह पहले दे दिया गया था ना, शुरू शुरू में भी दिया गया था, 2 बार मैंने इसको याद दिलाया है। अभी तो 15 दिन हो गए क्लास को। इसीलिए तो टाइम दिया गया था ना, कि आप लोग याद करें इसको। इसको 2 बार 3 बार, सुबह सुबह दोपहर शाम, दवा लेने की तरह इसको सुबह दोपहर शाम पढ़िए 3 बार। सूरज जी सुनाएंगे कि कल से बंद करेंगे क्लास? राघव जी सुनाइए। सुनाइए तुला का। केवल तुला का याद है? एक मैंने अपना परिचय देने के लिए एक श्लोक लिखा था बहुत पहले। एक बार किसी से मेरा कुछ विवाद हो गया था, तो वहां अपना परिचय देने के लिए मैंने एक श्लोक उनको लिख के भेजा था। वो श्लोक आपको सुना देता हूं ताकि आपको मेरे व्यवहार का पता लग जाए। यथा विश्वक्सेन भवति स्मरणे शीघ्र फलद। जिस प्रकार भगवान विश्वक्सेन स्मरण किए जाने पर तुरंत अपने भक्तों के अभिष्ट को पूर्ण कर देते हैं। यथा विश्वक्सेन भवति स्मरणे शीघ्र फलद सहाय्य दुखेशु प्रणयति सुखम वै भव पदम। और दुखों में वो सहायक बन जाते हैं। किस्मत में यदि सुख इत्यादि न हो तो भी सुख, वैभव और पद अपने ओर से क्रिएट करके, जनरेट करके अपने भक्त को प्रदान करते हैं। सहाय्य दुखेशु प्रणयति सुखम वैभव पदम। परम पापे व्याप्ते वरद रमणीय परम पापे व्याप्ते वरद रमणीय प्रलयकृत। लेकिन जब कहीं अशुभता हो जाती है या पाप का संचार हो जाता है या छल कपट प्रपंच इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं, तो वही रमणीय देव जो अत्यंत भक्त के ऊपर कृपा कर रहे थे, वही प्रलय करने वाले बन जाते हैं। तथैवाहम धर्मे सरल कलुषे रुक्ष प्रकृति। वैसे ही मैं भी धर्म कार्यों में, न्याय संगत कार्यों में बहुत सरल प्रकृति का हूं, और कलुषे रुक्ष प्रकृति, जहां छल कपट प्रपंच इत्यादि होते हैं वहां बहुत कठोर प्रकृति का। ऐसा उत्तर मैंने उनको श्लोकबद्ध लिखकर भेजा। विद्वानों की का ही कुछ वो चल रहा था, समूह में कुछ चर्चाएं चल रही थी, वहां कुछ विद्वान लोग टीम बना करके कुछ अन्याय करना शुरू कर दिए। तो उस समय मैंने उसका विरोध किया। तब वो मेरे को व्यक्तिगत रूप से कहने लगे कि आप उनका पक्ष क्यों ले रहे हैं? तो मैंने यही कहा कि मैं धर्म का पक्ष ले रहा हूं। तो धर्म का पक्ष नहीं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, वो अपना पद अपने पास रखें। हमारे पास धर्म और शास्त्र, इन 2 चीजों के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखता है। सामने वाला क्या है नहीं है उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं। शास्त्र की सेवा करता है, शास्त्र का सेवक है तो अपना है, न्याय के पक्ष में है तो अपना है, बस। तो उसी समय मैंने यह श्लोक लिखा था।
तो इसको आप लोग याद कर लें, ऐसा दिमाग में ना रखें कि बस गुरुजी कर देंगे, ऐसा ये सब नहीं होता है। कल जो नहीं सुनाएंगे, कल अंतिम डेट है, कल आज तो 14वें दिन की कक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं, पर कल जो नहीं सुनाएंगे उनकी क्लास में किसी भी हालत में एंट्री नहीं होगी। इसलिए एनी हाउ इसको कल आप सभी लोग याद कर लीजिए, चाहे सोइए चाहे मत सोइए, खाइए चाहे मत खाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, याद होना चाहिए, इस बात से मतलब है। कैसे याद करेंगे, कैसे दिमाग में सेट करेंगे, कैसे कल सुनाएंगे, उसको आप जानिए। और हर दूसरे तीसरे दिन मैं पूछता रहूंगा, क्योंकि कल सुना देंगे फटाफट याद करके किसी न किसी प्रकार से, फिर दूसरे दिन भूल जाएंगे, क्या करना है, ये सब नहीं। कल से नियमित रूप से ये टेस्टिंग चलेगा, किसी न किसी विद्यार्थी को पकड़ करके किसी भी राशि का पूछूंगा। तो किसी भी हालत में कल ये सबको याद होना ही चाहिए, याद करके ही आइएगा। पहले टेस्ट होगा, उसके बाद कक्षा आगे बढ़ेगी। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे आज की कक्षा का पेज नंबर 101। किस भाव से क्या विचार करना चाहिए, यह इसमें लिखा हुआ है। यह भी पता होना जरूरी है, नहीं पता होगा तो विचार कैसे करेंगे। तो द्वादश भावों से विचारणीय विषय यहां पर दिए हुए हैं। प्रथम भाव से रूप का विचार, वर्ण का विचार, चिन्ह का विचार, जाति का विचार, अवस्था के प्रमाण का विचार, सुख दुख का विचार और साहस का विचार प्रथम भाव से करते हैं। द्वितीय भाव से स्वर्णादि धातुओं का विचार, रत्न का विचार, ध्वनि का विचार, बुद्धि का विचार, भोजन का विचार, कुटुंब का विचार, पत्नी का विचार, क्रय विक्रय का विचार, विरासत का विचार, मारकत्व का विचार, कोष संग्रह का विचार और संचित धन का विचार। कोष संग्रह मतलब संचित धन, ये सब द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। तीसरे भाव से सहोदर, सहोदर मतलब एक ही माता से उत्पन्न हुए भाई बहन, सहोदर का विचार, नौकर का विचार, पराक्रम का विचार तीसरे भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव से सुहृद का विचार, माता का विचार, वाहन का विचार। सुहृद कहते हैं मित्र को, तो मित्रों का विचार, माता का विचार, वाहन का विचार, मित्र का विचार, मकान का विचार, विद्या का विचार, गंभीर विद्याओं का विचार मतलब डेप्थ में नॉलेज होना, डेप्थ एकदम किसी विषय का बहुत गहराई से जानकारी होना, इस बात का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। ग्राम का विचार, चौपाए जीव का विचार, क्षेत्र का विचार, भूमि का विचार, राजनीतिक भविष्य का विचार। बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग आएंगे आप लोगों से संपर्क करने, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। षष्ठ भाव से शत्रु का विचार, फोड़ा, फुंसी, तिल, मस्सा, इन सब का विचार, क्रूर कर्मों का विचार, अभिचार कर्म का विचार, नौकरी का विचार, शंका का विचार, मामा का विचार और सभी प्रकार के शुभाशुभ सामान्य रूप से छठे भाव से विचार किए जाते हैं। छठे भाव में यदि पाप ग्रह होते हैं, शनि राहु केतु या पाप ग्रहों की युति होती है, तो ऐसा व्यक्ति अभिचार से भी परेशान होता है। और यदि षष्ठेश भी बहुत कमजोर होगा तो फिर वहां बहुत प्रयास करने पर भी चिकित्सा से कोई लाभ नहीं होता है। एक कुंडली मेरे पास आई थी, इस समय तो पता नहीं है संभवतः, षष्ठेश नीच राशि में था और छठे भाव में सूर्य, राहु और शनि 3 ग्रहों की युति थी। वो व्यक्ति अभिचार से बहुत त्रस्त था, बहुत परेशान था, बहुत लोगों से तंत्र मंत्र करा के, मंत्र जब के सब करके परेशान। तो उसकी कुंडली आई थी, मैं देखा था, उसका सुदर्शन अनुष्ठान बताया था, उसने कराया भी था, बहुत वर्षों तक ठीक भी रहा। फिर कुछ नियम पालन करने के लिए बताए, कुछ वर्षों तक नियम पालन किया, फिर उसको हो गया कि हम तो ठीक हो गए, छोड़ दिया। फिर दोबारा से परेशानी शुरू हो गई, फिर दोबारा आया। तो मैं समझ तो जाता ही हूँ क्या मामला है। तो मैंने पूछा कि आपने नियम छोड़ दिए होंगे? तो हाँ छोड़ दिए। तो दोबारा थोड़ी काम करते हैं, एक बार बता दिया, भगवान से विनती कर दिया तुम्हारे लिए, अब तुम बार बार आकर के विनती कराते रहो तो यही मेरा काम है क्या? फिर दोबारा उनका काम नहीं किया। मैं जानता हूं कि सब परेशान होंगे, जीवन भर इनको परेशान रहना है, तो अब महत्व नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए फिर छुट्टी कर दिया। उदाहरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी इस बात को समझ जाएं कि छठे भाव से विचार कर्म का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से युद्ध का विचार, जीवन साथी का विचार, विवाह का विचार, काम सुख का विचार, व्यापार का विचार। यहां व्यापार में दूर देश का व्यापार और बाजार दोनों आता है। नपुंसकता का विचार, पौरुष का विचार, मारकत्व का विचार, पार्टनरशिप का विचार, प्रदेश से आने का विचार, प्रश्न कुंडली में करते हैं प्रदेश से आने का विचार, ये सभी सप्तम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से नदी के पार उतरना, यहां से समुद्र यात्रा हो गई, समुद्र यात्रा का विचार, रास्ता का विचार, खराब स्थानों का विचार, शस्त्र से प्रहार का विचार, आयु का विचार, दुर्घटना का विचार, गंभीर रोग का विचार,
मृत्यु का विचार, साधना का विचार, पत्नी के स्वास्थ्य का विचार, प्रवज्या का विचार संन्यास योग, और सभी प्रकार के संकटों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव से धर्म क्रिया में मन की प्रवृत्ति, निर्मल स्वभाव, तीर्थ यात्रा, नीति, नम्रता, भाग्य, पिता, प्रवज्या कहते हैं संन्यास योग को, विरक्ति से लिए हुए जो निर्णय हैं वो सभी प्रवज्या में आते हैं। प्रवज्या मतलब संन्यास योग, प्रवज्या, आस्था, ये सभी नवम भाव से विचार किए जाते हैं। दशम भाव से पिता के सुख दुख का विचार, बहुत ऊंचे पद की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति, उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब 11 12 नहीं, हायर मतलब उधर ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी। आजीविका का विचार, कीर्ति प्रतिष्ठा का विचार, राज सम्मान का विचार, राज्य मान्यता का विचार, राज संबंधी प्रयोजन, ये सभी दशम भाव से विचार किया जाता है। एकादश भाव से सभी प्रकार के लाभ, वस्त्र आभूषण, पालकी, आय, धनागम, धन पैसे आने का रास्ता, सोर्स ऑफ इनकम, बड़े भाई, इन सभी बातों का विचार 11वें भाव से करते हैं। द्वादश भाव से सभी वस्तुओं के व्यय का विचार, धन हानि का विचार, चिंता, सैया सुख, विदेश यात्रा, दंड और बंधन, इन सब का विचार 12वें भाव से करते हैं। ये सब हो गए 12 भाव से किन किन भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, वो सब हम लोग इसमें चर्चा कर लिए। अब इसमें क्या है, चक्र है, इसको आप लोग कल याद करके सुना ही देंगे। फिर इसका प्रयोग हम लोगों को करना कैसे है, जैसे कुंडली आएगी वैसे उसको तुरंत उसके बगल में वो करके दिमाग में लिखना है। इस लगन की कुंडली है, जैसे वृश्चिक लगन की कुंडली हम लोग उदाहरण में लेके चल रहे हैं, तो तुरंत दिमाग में पता होना चाहिए हमको कि भाई वृश्चिक लगन की कुंडली है तो इनके लिए सूर्य और चंद्रमा योग कारक है, मंगल इनके लिए शुभ है, बुध इनके लिए पापी है, गुरु इनके लिए शुभ है, शुक्र इनके लिए पापी है और शनि भी पापी है। शुक्र, शनि और बुध पापी हैं, मंगल गुरु शुभ हैं और सूर्य चंद्रमा योग कारक हैं। इस बात को दिमाग में रख लिए। अब इनका फलादेश हम लोग शुरू करेंगे, तब बात ज्यादा जमेगी। चाहे वह दशाफल कहना हो, चाहे भाव फल कहना हो, जो कुछ भी कहना हो, योग कारक ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव को सुंदर बना देगा। जैसे हमने कहा कि सूर्य की दशा में घर बना, सूर्य योग कारक है, बुधादित्य योग बना रहा है, चतुर्थ भाव में बैठा ही है, चतुर्थ भाव से संबंध हो गया। और गुरु की जब अंतर दशा आई, गुरु को ही बनवाना था, गुरु के अंदर दशा आई तो मौका मिल गया, घर बन गया। यही सूर्य योग कारक नहीं होता तो समस्या उत्पन्न होती। तो चीजों को समझने में इसके बिना कहीं भी बात नहीं बनेगी। न तो आप भाव फल ठीक से कह पाएंगे, न तो आप दशा फल ठीक से कह पाएंगे। ये पता हो तो हर चीजें आप ठीक से समझ सकते हैं, भाव फल को भी, दशा फल को भी, कुंडली के नेचर को भी, सभी चीजों को। योग कारक ग्रह केंद्र में है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ऊर्जावान होगा, जीवन में कुछ न कुछ कर लेगा। योग कारक ग्रह इधर उधर चला गया, अशुभ राशि में चला गया, अशुभ भाव में चला गया, तो कितना भी मेहनत करेगा भाग्य साथ नहीं देगा। हमारे झारखंड में एक कहावत है, छुछा घरे कितई जोर करे, वही स्थिति होगी। तो यही कमजोर हो तो बात कैसे बनेगी। जड़ ही कमजोर हो, जड़ में ही मट्ठा डाल दिया जाए तो पेड़ कितना विकसित होगा। तो यह बहुत अनमोल चीज है, बहुत शॉर्टकट चीज है, बहुत मतलब चाबी है, कुंजी है कुंडली को खोलने के लिए। चाबी नहीं होगी तो कुंडली का ताला कैसे खुलेगा। इसलिए इस चाबी को याद करके सुनाना है हर हाल में। अब द्वादश भाव लग्नों में जन्म का फल है, इसके बाद समाप्त हो गया 14वां दिन। आप लोगों ने इसको पूरा कर लिया, एक दिन में 3 दिन 3 कोर्स पढ़ लिए। ऐसा इतने तेज विद्यार्थी तो मुझे अभी तक नहीं मिले। अभी 6 महीने से कोर्स चल रहा है, एक दिन में 1 दिन का सिलेबस पूरा नहीं कर पाते थे, और यहाँ तो एक दिन में 3 दिन का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। कितने तेज हैं आप लोग। अभी इस फल को बताने की जरूरत नहीं है, इस फल को आप लोग सीधे सीधे पढ़ के समझ सकते हैं, सीधी सीधी बात है। 1-2 में पढ़ देता हूं, जो हम लोग उदाहरण लेके चल रहे हैं वृश्चिक लगन का, तो वृश्चिक लगन का पढ़ लेते हैं। आप में एकाग्रचित्त होने की दृढ़ क्षमता होगी। जो वृश्चिक लग्न में जन्म लेंगे उनमें एकाग्रचित्त होने की दृढ़ क्षमता होगी। ललित कलाओं एवं नृत्य से लगाव होगा। ललित कला कहते हैं ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, चीजों को सजाना, इन सब बातों को ललित कला कहते हैं। तो ललित कलाओं में और नृत्य से लगाव होगा। आप अच्छे साहित्यकार, बातचीत में कुशल, कल्पनाशील, वचनबद्ध, वचन के पक्के होते हैं, भौतिकवादी, रक्षात्मक, प्रेम प्रसंग में तीव्र व गतिशील होंगे। आप उदार स्वभाव, विलासिता के पक्षधर, निष्ठावान, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, आकर्षक,
नौकरी में अच्छा पद हासिल करने वाले, जीवन में सदा गतिशील, भावुक, बुद्धिमान, समझदार, जांच परख कर निर्णय लेने वाले, मर्मज्ञ, दृढ़ निश्चयी, स्व आलोचक, मतलब खुद ही अपनी आलोचना करते हैं, खुद ही अपनी कमी क्या है, अपनी अच्छाई क्या है, अपनी बुराई क्या है, खुद ही देखते रहते हैं, उसको स्व आलोचक कहा जाता है। तथा दयालु स्वभाव के होंगे। ये वृश्चिक लग्न का फल है। जो भी लग्न की कुंडली आपके पास आएगी उनका फल आपको पढ़ के बता देना है, और इसमें से कुछ कुछ चीजों को एक एक करके याद कर लेना है। एक दिन में एक लग्न का फल तो हम लोग दिमाग में सेट कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद पढ़ लीजिएगा, और जो शब्द जैसे अभी इसमें स्व आलोचक आया, ऐसे कहीं भी कोई शब्द ऐसे आए जो ना समझ में आओ तो आए आपको, तो उसको आप ग्रुप में डाल सकते हैं, वहां उसका उत्तर दे देंगे, या कल की कक्षा में आप पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगा। कल से हम लोगों की कक्षाएं 8 से 9 ही चलेंगी, और 9 बजे से कुंडली निर्माण करना मैं सिखाने वाला हूं। आप लोगों में से भी किसी को यदि इच्छा होगी कुंडली बनाना भी सीख लें, तो इच्छा केवल होने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप लोग तो इसका ही सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी जुड़ जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, और डबल लोड हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो यदि कोई एकदम खाली ही बैठा हो और तत्पर ही हो तब तो जुड़े, नहीं तो अप्रैल में दोबारा से कुंडली बनाना सिखाएंगे, तो अप्रैल में भी जुड़ सकते हैं। मार्च में लघु पाराशर की कक्षा होगी, और उन्हीं लोगों को प्रवेश देंगे जिनको लघु पाराशरी याद होगा। कक्षा निःशुल्क होगी, लघु पाराशरी की कक्षा निःशुल्क होगी, उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनको लघु पाराशरी याद होगा। लघु पाराशरी में अनुष्टुप छंद के 2-2 लाइन के बस मात्र 42 श्लोक हैं। तो जिनको अभी 15-20 दिन टाइम है, कोई आप लोग तो खैर सभी तेज तरार हैं, कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, ललक किसी को हो लघु पाराशरी ठीक से पढ़ने का, तो आप लोग याद कर सकते हैं। उसमें से जो 42 श्लोक है ना, एक एक श्लोक 1-1 करोड़ का है। लघु पाराशरी यदि ठीक से समझ में आ गया तो फलादेश में इतनी अच्छी गति होती है, तो कहते हैं मंझ गया है व्यक्ति, तो कहते हैं ना कि मंझ गया ज्योतिष में, ऐसे आप मंझ जाएंगे ज्योतिष में, बहुत अच्छी गति आपकी ज्योतिष में हो जाएगी। तो जिनको लघु पाराशरी पढ़ना हो, ठीक से पढ़ना हो, अच्छे से पढ़ना हो, और अच्छे से ही पढ़ाने का मिजाज है, उसके लिए बहुत कुछ मैंने तैयार किया है, तो लघु पाराशरी याद कर लेंगे तो उनको सीधा सीधा प्रवेश हो जाएगा। कक्षा निःशुल्क होगी, कक्षाएं सारी निःशुल्क ही होती है। बिल्कुल मिल जाएगा लघु पाराशरी पीडीएफ, गूगल में सर्च कीजिए, कई सारे पीडीएफ उपलब्ध है, एक कौन कहता है। लघु पाराशरी के पीडीएफ एकदम मिल जाएंगे आपको। हम लोगों में से भी कोई भेज देगा आपको, यहाँ भी किसी न किसी छात्र के पास होगा। आज नीरज जी जुड़े नहीं है। हाँ वाह, देखिए राघव जी के पास है, राघव जी भेज देंगे आपको। और चलित कुंडली वाला लेख मैंने भेजा था, आप लोगों में से कोई पढ़ा ही नहीं होगा उसको। थोड़ी सी वो बढ़ाएंगे अपना ज्ञान अनुभव, तो उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चीजें तो हम बहुत कुछ भेजते हैं, पर ज्ञान का स्तर होने पर चीजें समझ में आती हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग आज की कथा इतनी भरी करें, हनुमान जी को प्रणाम करके कक्षा को विराम लगाएं। कुछ पूछना है किसी को? हाँ, दोनों है, दोनों है, दोनों फल देगा। जैसे क्या है, एक उदाहरण बता देता हूं। जब आप भाव फल का विचार करेंगे तो मारक फल वहां भाव में कैसे विचार करेंगे? भाव में तो पापी फल का ही विचार होगा, लेकिन जब दशा में आएगा तो मारक फल देगा। हाँ, तो इसको सरलता से आप ऐसे समझ लीजिए। इसमें और भी बातें हैं, पर अभी प्रारंभिक विद्यार्थी के तौर पर इतनी बात पर्याप्त है। फिर जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा आप लोग खुद भी अनुभव से समझेंगे, मैं भी जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा बताऊंगा। और उमा दत्त जी का नेटवर्क तो रहता नहीं है, इसीलिए कल आप दोपहर में 1 बजे 2 बजे के बाद, 2 बजे से 5 बजे के बीच मेरे को पर्सनली आकर के सुना दीजिएगा चार्ट। यहाँ तो सुन नहीं पाता हूँ आपसे, या तो अब आप लोगों के लिए मैं एयरटेल का सिम लेकर के आया, इतना मुश्किल से खोज खाज करके, उसमें आवाज ही नहीं आती थी जियो वाले में। तो हो तो आप भी एयरटेल का एक सिम ले सकते हैं पढ़ने के लिए, फिर बाद में उसको बंद कर सकते हैं, पोर्ट करा सकते हैं, जैसी सुविधा हो। तो 15 दिन की क्लास बची है,
लेकिन सुनना है सभी लोगों से, सुनाएंगे तभी जो सुनाएगा उसको ही अगले कक्षा में प्रवेश होगा, नहीं तो जब तक नहीं सुनाएगा तब तक प्रवेश बंद, और अपसेंट जरूर डेली लगेगी। तो आज उपस्थित है राघव जी, सूरज जी, सुनीता जी, प्रवीण जी, उमादत्त जी और सुरेश जी, 2 4 6 लोग उपस्थित हैं। आप लोगों को उपस्थिति दे देता हूं, इसके बाद वो लोग 9 बजे से भी जुड़ जाते हैं तो उनको उपस्थिति मिल जाती, इसीलिए मैं 8 बजे जो है नहीं बनाया उपस्थिति, 9 बजे बनाया कि अन्य लोग भी जो जुड़ना चाहें जुड़ जाएं। तो रिकॉर्डिंग तो जितनी हुई उतनी हुई है, और उसको अब बंद कर देता हूं। श्रीमते रामचंद्राय नमः।